स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के स्टैटिक्स में 2023 में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य तो है 5, समांतर माध्य दिया गया है 5 तथा उनका गुणोत्तर माध्य है 3, तो वे संख्याएं हमें बतानी है कौन सी होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगर समांतर माध्य 5 है तो समांतर माध्य 5 होने का अर्थ हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ से समांतर माध्य 5 होने का अर्थ यहाँ से हम कह सकते हैं उन संख्याओं को जोड़ें। मतलब अगर a और b दो संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य 5 है तो a + b/2 बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब जैसे अगर यहाँ से आप ऑप्शन से देखें तो हमारे पास सारे ऑप्शन में यही आ रहा है, उन सबको जोड़ने पर 5 ही आता है। जैसा कि यहाँ से 8 और 10 को जोड़ के 10, 10 में 2 का भाग तो 5, इन सबका योग 10 ही आ रहा है। समांतर माध्य वाला कंसेप्ट तो लागू नहीं होगा, पर गुणोत्तर माध्य वाला कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य क्या कहता है, अगर दो संख्याएं, पहली संख्या अगर आपके पास a है, दूसरी संख्या आपके पास यहाँ से b है, तो a और b को अगर आप यहाँ से गुणा कर दें, लाइक एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास यहाँ से 3 के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें स्क्वायर रूट अगर 3 आ रहा है यानी उनका गुणा 9 के बराबर आएगा, तभी तो वर्गमूल 3 होगा। तो 8 और 2 का गुणा तो यहाँ से 16 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 6 और 4 का गुणा 24 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 3 का गुणा 21 होगा, ये भी नहीं हो सकता। 9 और 1 का गुणा यहाँ से 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो ये संख्याएं 9 और 1 होगी। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि μr किसी समष्टि का 8वां कोटि का केंद्रीय आघूर्ण है तो μ0, μ1 और μ2 का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर μr 8वीं कोटि का गुणा केंद्रीय आघूर्ण है तो हम जानते हैं सेंट्रल मोमेंट के लिए विषम कोटि के आघूर्णों का केंद्रीय आघूर्ण 0 होते हैं। विषम कोटि यानी यहाँ से μ1 का मान 0 आएगा। μ1 का मान 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एक में ही दिया है तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से μ1 का मान 0 दिया हुआ है, बाकी μ0 का मान आएगा 1 और μ2 का मान आएगा सिग्मा स्क्वायर। ही हम यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 अलग अलग महीनों में दूध 8, 10 और 12, 15 लीटर प्रति लीटर की दर से बेचा गया। यह मानते हुए कि एक परिवार में प्रत्येक महीने में दूध पर समान खर्च करता है तो औसत मूल्य प्रति माह कितना होगा। तो औसत मूल्य हमने देखना है, यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, 8, 10, 12, 15 लीटर प्रति माह के अकॉर्डिंग प्रति लीटर बेचा गया है। तो यहाँ से 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ HM बराबर क्या आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 1/x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आएगा। तो x का मान 8, 10, 12, 15 है हमारे पास, टोटल संख्याएं 4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 10.67 वैल्यू आएगी। 10.67 का अर्थ हुआ 10.67 का अर्थ होगा हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लेंगे यदि दी गई दो संख्याओं के प्रतिगमन रेखाएं हमें यहाँ से 3x - 4y + 8 बराबर 0 और 4x - 3y - 1 बराबर 0 है तो x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक बताना है। तो अगर यहाँ से हमने सहसंबंध गुणांक बताना है तो इसके लिए अगर हम यहाँ से y on x निकालें, y on x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ गई यहाँ से सॉल्व करके, और x on y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, x on y की वैल्यू भी 3/4 आ जाएगी। तो यहाँ से सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू भी 3/4 ही तो आएगी, दोनों सेम है। साथ ही दोनों पॉजिटिव है इसलिए r की वैल्यू आएगी भी पॉजिटिव ही। तो 3/4 को अगर सॉल्व करें तो 0.75 आएगा, धनात्मक मान लेना है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेयरमैन का श्रेणी संबंध गुणांक न्यूनतम होगा अगर स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर मिनिमम होता है तो कब होता है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहता है 1 - 6 सम ऑफ d² अपॉन में n × n² - 1 वैल्यू होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिनिमम है, रो की वैल्यू अगर मिनिमम है, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मतलब सम ऑफ d² मैक्सिमम आ जाए। सम ऑफ d² मैक्सिमम हो तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ d², सॉरी ये di है, सम ऑफ di² ये मैक्सिमम होना चाहिए, सम ऑफ di² मैक्सिमम होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि दो समाश्रय रेखाएं समरूप है, इफ़ टू कोरिलेशन लाइन आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, आइडेंटिकल के केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, +और -1 आ सकती है। तो यहाँ से +और -1 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से ये ध्यान रखना है +और -1 दोनों ही आ सकती है। x1, x2, x3 ये हमारे पास यहाँ से कोरिलेशन 3 वेरिएबल है जिनके पार्शियल कोरिलेशन हमें x2, x3 इस तरीके से पार्शियल कोरिलेशन भी गिवन है। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से निकालने का तरीका होता है 2, 3, 1 लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले 2, 3 को एक साथ ले लेंगे, माइनस करेंगे 2, 1 और 3, 1। यहाँ से R21 और R12 दोनों एक ही होते हैं, यहाँ से ऑर्डर चेंज करोगे वैल्यू में चेंज नहीं आएगा।
तो ये अलग अलग मल्टीपल में आएंगे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, आपने यहाँ R12 लिखा है तो R12 का स्क्वायर, R13 लिखा है तो R13 का स्क्वायर। सेम कंसेप्ट में अगर देखिए सेकेंड ऑप्शन पे, तो ये कहता है R23 R32 लिख दिया, माइनस में R21 और R31 लिख दिया, अपॉन में ये जो अलग अलग एलिमेंट लिखे हैं इनको स्क्वायर करके हटाया हुआ है। सेम कंसेप्ट में अगला है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास ये तीनों ही रिजल्ट सही है, तो ऑल आर ट्रू, ऑल ऑफ ट्रू आर करेक्ट ऑप्शन। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इज नॉट इन्फ्लुएंटेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज इज, ऐसा माप अपकीरण का जो अत्यधिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, ऐसी होती है अंतर चतुर्थक सीमा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये हमारे पास अत्यधिक मूल्यों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो यहाँ से इंटर क्वार्टाइल रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमें दिया हुआ है यहाँ से x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, 0 2 4 यहाँ से उसकी वैल्यूज़ हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ p 2p और 1 माइनस 3p दिया है। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू अगर 3 है तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कुछ इस तरीके से इस वैल्यू दी है। एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू होती है सम ऑफ x इंटू पी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 दी है, 2 दी है, 4 दी है, रिस्पेक्टिवली हमारे पास p की वैल्यू है p 2p और 1 माइनस 3p दी है। एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 3 दी है, बस वैल्यू रख दी और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने से यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू 1/8 आ गई। तो 1/8 हमारे पास यहाँ से 1/8 होगा हमारे पास यहाँ से सेकंड ऑप्शन, तो इसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जिसमें यहाँ से A B C 3 कंपनीज हमें गिवन है। A के 10% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, B के 20% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, C के 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो अगर हमने यहाँ से इफ़ द चांस ऑफ सेलेक्शन ऑफ कंपनी इक्वली लाइकली, देन सारी कंपनियों के सेलेक्ट होने के चांस इक्वल है, देन फाइंड द चांसेस दैट द प्रोडक्ट इज चूजन इज डिफेक्टिव, प्रोडक्ट हमारे पास डिफेक्टिव चूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये कहा गया सारी कंपनीज़ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक टोटल 3 है, तो 1/3 होगी प्रत्येक कंपनी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब A के भी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, B के भी 1/3 और C के भी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 है ही। तो यहाँ से मान लीजिए हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो हमारे पास डिफेक्टिव है और A से लिया गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 10% A के प्रोडक्ट डिफेक्टिव है ना, तो हमने उन्हीं 10% से प्रोडक्ट उठाया होगा। तो अगर हमने प्रोडक्ट लिया है और वो हमारे पास डिफेक्टिव है, मान लीजिए R कंडीशन डिफेक्टिव होने की है और वो A से लिया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.1 आ जाएगी। सेम केस में अगर B से लिया गया हो R/B, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.2, और अगर C से लिया गया हो तो 0.05। कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये वैल्यूज़ आएगी हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए डिफेक्टिव आइटम, तो यहाँ से A B और C से डिफेक्टिव सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमने ये ली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए डिफेक्टिव आइटम इज, मान लीजिए पहले से A से सेलेक्ट हुआ A के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये, B से सेलेक्ट हुआ B के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, C से सेलेक्ट हुआ C के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। सॉल्व किया 7/7 वैल्यू आएगी, तो यहाँ से तो 7/60 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ़ टॉसिंग 3 कॉइन एट द टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर 3 कॉइन फेंके जा रहे हैं तो उनके लिए पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे, फिर 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हमारे पास सैम्पल स्पेस ये बनेगा, 3 अगर सिक्कों को फेंका जाएगा तो तीनों में हमारे पास हेड आ सकता है, 2 में हेड आ सकता है, यहाँ से 2 में हेड आ सकता है, या तो तीनों में हेड आ सकता है या 2 में हेड आ सकता है। इस तरीके से टोटल 8 वैल्यूज़ आएगी, ये हम जानते हैं। तो एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आए नहीं, हेड नहीं आएगा तो ये वाली कंडीशन होगी, या फिर मैक्सिमम 1 हेड आए। तो मैक्सिमम 1 हेड के केस में ये केस हो सकता है, ये हो सकता है, और 1 हेड के केस में ये केस हो सकता है। टोटल इस तरीके से 4 केस आ गए। टोटल केस है हमारे पास 8, प्रोबेबिलिटी आएगी 4/8, 4/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 यहाँ से हम कैसे 1/2 करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास XI नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ली गई वैल्यू, और हमारे पास यहाँ से इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है XI कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ U x1² + x2², इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी। तो अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, ये हमारे पास एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट होगा रैंडम वेरिएबल, और साथ ही उसके लिए वैल्यू क्या आएगी 1/2 और 1। यहाँ से x1² / x2² + x3², x अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, जो कि होगा बीटा 1/2 और 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास यहाँ से रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जिसके लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन है हमारे पास ये, तो हमें मीन ऑफ x निकालना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हमें यहाँ से गिवन है तो ये अगर हम देखें हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का लिखा जा सकता है, ये हमारे पास एक तरीके का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें 27 को क्यूब के अंदर ले जाएँ तो ये 3 बन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 +
2/3 एक्सपोनेंशियल टी की होल पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर इसको हम कंपेयर कर लें q प्लस पी एक्सपोनेंशियल टी की होल पावर n से, तो q की वैल्यू तो क्या आ गई 1/3, p की वैल्यू आ गई 2/3 और n की वैल्यू आ गई 3। कुछ इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू क्या आती है, n इंटू पी तो आती है मीन, तो मीन n की वैल्यू आई 3 और p की वैल्यू क्या आई थी 2/3। सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मीन आ गया 2, तो मीन यहाँ से 2 होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज़ 0.60 एंड बी इज़ 0.25 इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आपस में अपवर्जी घटनाएं हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ऑफ देम विल अकर्स इज, मतलब हमें ए और बी के आने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स है और पॉइंट बी के आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 दी गई। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो किसी भी एक के ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो किसी भी एक के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगी 1 माइनस, किसी भी एक के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी होती है, किसी एक के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ जाएगी। अब ए यूनियन बी हमें निकालना होगा, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी 0.25 दी है, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, अपवर्जी घटना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है, दोनों को ऐड करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से दोनों को ऐड करने पर वैल्यू आ गई 0.6 और 0.25 की वैल्यू आ गई 0.85। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, 1 से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 0.15 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल्स है, जिसमें पी एक्स इक्वल्स टू 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और वाई इक्वल्स टू 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास इक्वल है, तो हमें एक्स माइनस 2y का वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास वैल्यू प्रोबेबिलिटी की इक्वल है। तो पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू आती है एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 1, एक में तो 1 दी हुई 1 रख देंगे तो ये वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दोनों को आपस में इक्वल रखना है। तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा आपस में कट जाएगा, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। दूसरी कंडीशन y के लिए दी हुई, तो y के लिए y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 के लिए वैल्यू दी हुई, तो इस पर हमारे पास लैम्डा की जगह हम लैम्डा डैश काम में ले रहे हैं, तो 2 इक्वल्स टू 3 कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा से फिर से कट गया, लैम्डा स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ लैम्डा बचेगा। यहाँ लैम्डा बचा है और इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा, लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानते हैं वेरिएंस लैम्डा के इक्वल होता है, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 2 और वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x और y के लिए निकालिया, तो वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y की वैल्यू क्या आएगी, वेरिएंस ऑफ x प्लस, यहाँ से चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ प्लस ही आएगा हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर 4, वेरिएंस ऑफ y ये वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू 2 है, वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू 3 है, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ गई 14, तो यहाँ से आंसर आएगा 14 है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स विद पैरामीटर, दोनों हमारे पास क्या दिए हैं, गामा वेरिएट्स दिए हुए हैं, पैरामीटर m एंड n रेस्पेक्टिवली। तो x अपॉन एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या होगा ये बताना है, x अपॉन एक्स प्लस वाई जो होगा वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो दिस वन फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप 1। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें ये था x हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन प्लस x3 स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था विद 1/2, 1 पैरामीटर के साथ। ये हमारे पास x अगर x और y अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन बीटा यहाँ से गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, अगर ये दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो तो x अपॉन वाई हमारे पास स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, तो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आंसर होगा। x अगर हमारे पास बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो यहाँ से, और y हमारे पास बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से 1/y लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा। नॉर्मल किसी भी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट होती है, तो 0 टू इन्फाइनाइट हमारे पास यहाँ से बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होगी, सो बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज आएगी 0 टू इन्फाइनाइट। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस कैन बी यूज्ड, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस होती है वो हमारे पास कब यूज़ की जाती है, जब वेरिएंस हमारे पास इक्वल हो, व्हेन वेरिएंस
वेरियांस आर इक्वल। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की जो एनालिसिस है वो हमारे पास इक्वल वेरियांस के केस में यूज़ की जाती है। रिलेशनशिप बतानी है हमारे पास महान लोबिस डी स्क्वायर और टी स्क्वायर होटेलिंग में। टी स्क्वायर होटेलिंग हमारे पास बराबर होता है n1 गुणा n2 बटे n1 प्लस n2 डी स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर n1 गुणा n2 अपॉन n1 प्लस n2 डी स्क्वायर के बराबर होगा। कंसीडर करना है हमारे पास दो स्टेटमेंट है। तो हम जानते हैं अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके मीन और वेरियांस हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं होते। स्टेटमेंट ये कहता है मीन और वेरियांस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, क्योंकि मीन तो होता है हमारे पास n और वेरियांस होता है हमारे पास 2n। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहता है दो काई स्क्वायर वेरिएट्स का जो सम होगा, दो काई स्क्वायर वेरिएट्स का जो सम होगा वो भी एक काई स्क्वायर वेरिएट ही आता है। तो जी हाँ, दो काई सम ऑफ टू काई स्क्वायर वेरिएट विद डिग्री इक्वल इज ऑल्सो अ काई स्क्वायर वेरिएट। तो ये भी हमारे पास सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ही हमारे पास ट्रू है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट्स। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की हम बात करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सम इनवर्स की पावर n-1/2। अंश में भी n-1/2 आएगी, हर में भी n-1/2 आएगी, मतलब पावर तो दोनों में ही समान आएगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पावर इक्वल नहीं है, डिस्कार्ड हो गया। इसमें भी पावर इक्वल नहीं है, डिस्कार्ड हो गया। दोनों ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। सेम केस में ये भी डिस्कार्ड हो गया, पावर ही इक्वल नहीं है, तो बाकी आपको चेक ही नहीं करना। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन में पावर इक्वल आ रही है, n-1/2 n-1/2, तो ये होगी। और साथ ही वैल्यू आएगी न्यूमेरिक अंश तो बनेगा सम इनवर्स, या फिर उससे हम सिग्मा इनवर्स कह सकते हैं। सिग्मा इनवर्स बटे सिग्मा इनवर्स -2 आयोटा थीटा की होल पावर n-1/2। ऊपर और नीचे अलग अलग मॉड आएगा तो सम इनवर्स अपॉन सम इनवर्स -2 आयोटा थीटा की होल पावर n-1/2 आएगा। ये आएगा रिजल्ट। नेक्स्ट है राव ब्लैकमेल थ्योरम। राव ब्लैकमेल थ्योरम enables us to obtain minimum variance unbiased estimator through। राव ब्लैकमेल थ्योरम है जो यहाँ से हमारे पास राव ब्लैकमेल थ्योरम किसके लिए अप्लाई की जाती है, टू ऑब्टेन मिनिमम वेरियांस अनबायस्ड एस्टिमेटर का मिनिमम वेरियांस फाइंड आउट करने की राव ब्लैकमेल थ्योरम यूज़ की जाती है, जो कि सफिशिएंट स्टैटिक्स जो होती है उसके लिए सफिशिएंट स्टैटिक्स होती है। राव ब्लैकमेल थ्योरम इनेबल अस टू ऑब्टेन मिनिमम वेरियांस थ्रू अनबायस्ड एस्टिमेटर थ्रू सफिशिएंट स्टैटिक्स। राव ब्लैकमेल थ्योरम से हम अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए मिनिमम वेरियांस फाइंड आउट कर सकते हैं सफिशिएंट स्टैटिक्स के केस में। रेंज ऑफ वैल्यूज range of values within which the population parameter is likely occurs is called range of values within which population parameter is likely occurred is called confidence interval. Confidence interval is a range of values in which the population parameter is likely to occur. कॉन्फिडेंस पैरामीटर वो वैल्यूज़ होती है जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर अकर किया, रेंज ऑफ वैल्यूज़ का पॉपुलेशन पैरामीटर अकर किया जाता है। अब हमें यहाँ से एस गिवन है, कोवेरियांस मैट्रिक्स दी हुई है, सम NP 0 सम है, A = n-1 एस है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास किसकी होगी, ये है हमारे पास विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की। सॉरी ये हमारे पास जो कंडीशन है A = n-1 एस की वैल्यू हमें यहाँ से ये गिवन है। तो ये हमारे पास होटेलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन इज होटेलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ से आएगा। अब x1 x2 xn सैम्पल्स दिए हुए हैं, डेंसिटी n थीटा स्क्वायर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं। स्टैटिक्स बतानी है, सम xi सम xi का स्क्वायर है। ये हमारे पास यहाँ से सफिशिएंट स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि कंप्लीट नहीं है। सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सफिशिएंट तो है ये स्टैटिक्स, पर हमारे पास कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अनबायस्ड। कोई भी टेस्ट हमारे पास अनबायस्ड कब कहा जाएगा, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, अल्फा इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, ये तो पावर होती है, और ये हमारे पास यहाँ से क्या आता है, ये हमारे पास होती है साइज़। तो पावर इज़ ग्रेटर फ्रॉम साइज़। तो ऐसे केस में अनबायस्ड टेस्ट होता है, तो पावर ऑफ द टेस्ट इज़ ग्रेटर लार्जर देन द साइज। तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ एक्स थीटा। एफ हमें गिवन है 1/थीटा, एक्स की वैल्यू 0 से थीटा के बीच में है। h0 थीटा = 1 है, h1 थीटा = 2 है। क्रिटिकल रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 है। साइज ऑफ अ टेस्ट बतानी है। साइज ऑफ अ टेस्ट यानी हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। अल्फा बेसिकली होता क्या है, अल्फा हमारे पास वैल्यू होती है, जो कि कहती है यहाँ से हमारे पास जो टेस्ट है उसमें अल्फा वैल्यू होगी साइज ऑफ टेस्ट, जिसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H0, जो H0 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब H0 फॉल्स है, व्हेन H0 इज़ फॉल्स। H0 के फॉल्स होने पर H0 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ से H0 के सेलेक्ट होने की बात कर रहा है, H0 फॉल्स है तो सेलेक्ट हो रहा है, तो
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। थीटा की वैल्यू आपको इस एफ में 1 रखनी है तो 1 आ गया। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ dx आ गया। dx इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी, 0.5 से आपको स्टार्ट करना है और वैल्यू थीटा तक लेके जाएंगे। थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, dx का समाकलन x आ गया, 1 माइनस 0.5 की वैल्यू 0.5 आ गई। तो 0.5 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा। द पावर ऑफ अ टेस्ट इज रिलेटेड टू, पावर हमारे पास पावर ऑफ अ टेस्ट 1 माइनस बीटा है, तो 1 बीटा हमारे पास किससे रिलेटेड, बीटा हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ एरर से रिलेटेड है, तो साइज ऑफ अ सेकेंड टाइप एरर, साइज ऑफ सेकेंड टाइप एरर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम ऑफ एक्स आई हमें गिवन है रैंडम वेरिएबल से, ये हमारे पास यहाँ से क्या है, रैंडम वेरिएबल्स है, सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए रैंडम वेरिएबल है। सफिशिएंट स्टैटिक्स क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर के लिए सम ऑफ एक्स आई हमारे पास स्टैटिक्स जो है वो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या होगी, सफिशिएंट स्टैटिक्स होगी। सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज सफिशिएंट टू सिग्मा स्क्वायर। फॉर टेस्टिंग ऑफ रैंडमनेस ऑफ सीरीज ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज, रैंडमनेस ऑफ सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है साइन टेस्ट, रैंडमनेस ऑफ सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है साइन टेस्ट। द सैम्पल साइज ऑफ इज वाल्ड-वॉल्फ टेस्ट जो होता है इज लार्जर देन द नंबर ऑफ रन्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन। वाल्ड-वॉल्फ टेस्ट में हमारे पास जो मीन आएगा, मीन यहाँ से क्या आता है, मीन आता है 2mn/m+n+1, 2mn/m+n+1 आएगा, +1 अलग से आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाल्ड-वॉल्फ टेस्ट में हमारे पास यहाँ से इसके लिए मीन क्या आएगा, 2mn/m+n+1 आ जाएगा। The size of two samples n1 and n2 are larger in Mann-Whitty test, then the variable u is distributed with variance equals to, Mann-Whitty test में हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसके लिए वेरिएंस क्या आएगा, Mann-Whitty टेस्ट में वेरिएंस आएगा n1 n2/12 इंटू 1 + n1 + n2, n1 गुणा n2 गुणा 1 + n1 + n2 बट्टे 12 आएगा, n1 गुणा n2 गुणा 1 + n1 + n2 बट्टे 12 हमारे पास Mann-Whitty टेस्ट के लिए वेरिएंस आएगा, हमने याद रखना है। तो यहाँ से हमारे पास वाल्ड-वॉल्फ टेस्ट के लिए मीन क्या बना था, 2mn/m+n+1, और यहाँ से इस रन टेस्ट के Mann-Whitty टेस्ट के लिए वेरिएंस क्या बनेगा, n1 गुणा n2 गुणा ये आएगा, प्लस आएगा ना, n1 गुणा n2 बट्टे 12 गुणा 1 + n1 + n2, सॉरी ये भी नहीं, इसमें भी मल्टीपल में है, ये आएगा n1 गुणा n2 बट्टे 12 गुणा 1 + n1 n2, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यामान-पियर्सन फंडामेंटल लीमा प्रोवाइड्स मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग, न्यामान-पियर्सन फंडामेंटल लीमा जो है वो हमारे पास पावर टेस्ट के लिए किस टेस्ट के कब ये प्रोवाइड की जाती है, यहाँ से पावरफुल टेस्ट के लिए न्यामान-पियर्सन लीमा होती है सिंपल वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ से सिंपल वर्सेस सिंपल है कहाँ, सिंपल वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव, तो सिंपल वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए न्यामान-पियर्सन लीमा यूज़ में आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन विद द रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट स्कीम के लिए अगर यहाँ से सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए अगर सैंपल निकाले जाते हैं तो उसके केस में सैंपल साइज़ क्या होगी, NCN के बराबर होगी, तो NCN करेक्ट आंसर होगा। और अगर यही हमारे पास यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता तो उसके केस में हमारे पास सैंपल क्या वैल्यू क्या आती, इसके लिए वैल्यू आती है n⁴n, पर यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट है तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में NCN ये ऑप्शन करेक्ट होगा। If stratified random sampling, the size of stars are 100, 200, 400, 700. How will you allocated a sample of size 280 using the proportional allocation? तो यहाँ से अगर देखें 280 हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू हमें 280 दी और टोटल n देखें तो 100, 200, 400, 700 को जोड़ देंगे तो n/N इक्वल्स टू क्या आएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 280 है और 280 हो गया, और इन सब का अगर आप सम निकालते हो इन सब का सम हमारे पास 1400 आ जाएगा। 280/1400 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 की, a की वैल्यू 1/5 आ गई, तो रेस्पेक्टिवली सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ से इनको सारे स्ट्रेटा की जो साइज़ है उनको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बट्टे आपके पास क्या आएगा 5, 100/5 की वैल्यू क्या आएगी 20, तो 20 आ गई वैल्यू। उसके नेक्स्ट 200/5 यानी 40 आ गई, तो 20, 40, 80 कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर देयर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास
वेरिएंस क्या बनेगा, वेरिएंस बनेगा n-1/nn। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, n-1/n इंटू एस स्क्वायर। विदाउट यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए तो n-1 अपॉन कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर, n-1 अपॉन कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लोकल कंट्रोल डिवाइस इज टू मेंटेन होमोजेनैलिटी विद इन होमोजेनैलिटी। लोकल कंट्रोल डिवाइस होता है वो मेंटेन करता है होमोजेनैलिटी बिटवीन प्लेट्स विद इन ब्लॉक, होमोजेनैलिटी बिटवीन प्लॉट्स विद इन ब्लॉक। लोकल कंट्रोल डिवाइस है जो कि मेंटेन करता है होमोजेनैलिटी बिटवीन प्लॉट्स विद इन अ ब्लॉक। नेक्स्ट है यहाँ से अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड इन उदयपुर सिटी पी। द फार्मूला ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द वेरिएंस ऑफ एस्टिमेशन सी पी इंटू 1-p। सी पी इंटू 1-p के लिए हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूले में सी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n माइनस 1। कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n माइनस 1। ये आ जाएगी यहाँ से सी की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास ए बी की कोफंडेड इंटरेक्शन, हमें यहाँ से कोफंडेड इंटरेक्शन वैल्यूज़ दी हुई, एंट्रीज दी हुई, तो हमें बताना है यहाँ से इसके लिए ए बी की कोफंडेड वैल्यूज़ क्या आएगी। अब ए बी की कोफंडेड वैल्यूज़ है, ए और बी इसमें प्रेजेंट है 2⁻3, यानी सी इसमें प्रेजेंट नहीं है इस कोफंडेड में, तो जो प्रेजेंट है उसमें -1 कर देते हैं और जो प्रेजेंट नहीं है उसमें +1 कर देंगे, मतलब C+1 ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इसमें जो भी एलिमेंट प्लस आएंगे वो एक साथ लिखेंगे और जो भी एलिमेंट माइनस आएंगे वो एक साथ लिखेंगे। अब जैसे अगर हम यहाँ से देखें इसको, अगर हम A-1 B-1 को सॉल्व कर लें तो A-1 B-1 को अगर आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए अगर हम वैल्यू देखें A-1 B-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे A B आ गई, प्लस में 1 आ गया, माइनस में A आ गया और माइनस में B आ गया। इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर दें C+1 से, तो A B C तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। A B C तो आ गई अपने पास यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव ही है, और साथ ही A B C तो अपने पास पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है यहाँ से A B C पॉजिटिव आ गया और एक भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है, इसको अगर हम यहाँ से दो ही वैल्यू पॉजिटिव थोड़ी ना आएंगी, एक तो A B C पॉजिटिव आएगा, साथ ही अगर A B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पॉजिटिव ही आएगा, और B C को अगर 1 से मल्टीप्लाई, A B को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया वो भी पॉजिटिव आया, और एक हमारे पास C को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस C को भी तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव आएगा। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब A B C एक A B और C एक ही ब्लॉक में आएंगे। तो ये हमारे पास किस में आ रहे हैं, A B C और एक ही ब्लॉक में आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में तो आ रहे हैं। बाकी में जैसे A B C A B अलग ब्लॉक में आ रहा है तो ये नहीं होगा, A B C एक में आ रहा है और A B इसमें आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और A B C B C ये साथ में ही आया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको निकालना है। गिवन द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट इन अ सर्टेन फैक्ट्री वाई इक्वल्स टू, ये है तो इसके क्वार्टरली इंक्रीमेंट की बात की गई। क्वार्टरली इंक्रीमेंट है यानी यहाँ से त्रैमासिक इंक्रीमेंट है, त्रैमासिक इंक्रीमेंट होगी तो साल में कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, एक साल में 12 महीने होते हैं, त्रैमासिक इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक साल में 4 बार इंक्रीमेंट होगी। अब 4 बार इंक्रीमेंट होगी तो बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से x के गुणांक वाली तो बढ़ोतरी होगी, तो 9.6 में आपने भाग देना है 4 का, 9.6 में जैसे 4 का भाग देंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमें यहाँ से कर्व दिया हुआ है, इस कर्व में हमें कहा गया है एक्सपोनेंशियल कर्व में बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन बैकवर्ड 2 ईयर, 2 साल बैकवर्ड यानी 2 साल पीछे लेके जाना है। जैसे 2 साल पीछे लेके जाएंगे तो x की जगह आपको x-2 रिप्लेस कर देंगे तो 31.5 तो सेम रहेगा, 1.5 यहाँ से की पावर x-2 हो जाएगी। तो जैसे x.5 की पावर x-2 की है तो एक तो पावर x रह जाएगी और जो -2 है -2 यहाँ से बट्टे में आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, तो गुणा में क्या था आपके पास, यहाँ से गुणा में था 31.5, तो 31.5 के बट्टे में कितना आ जाएगा 2.25। इसको हमने सॉल्व करना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 वैल्यू आ गई, तो 14 वैल्यू हमारे पास यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द सूटेबल ट्रेंड कर्व कैन बी इनिशियली बी एस्टिमेटेड बाय, सूटेबल ट्रेंड कर्व जो है वो हमारे पास कब एस्टिमेट किया जाता है, कैन इनिशियली बी एस्टिमेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। ट्रेंड कर्व जो होता है वो एस्टिमेट किया जाता है ग्राफिकल मेथड से। राइटर ये तो ग्राफिकल मेथड से एस्टिमेट किया जा सकता है। 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट अगर R है हमारे पास
ट्रीटमेंट आर ब्लॉक्स में है और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताना है क्या होगा। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 2n-1 r-1 ये हमारे पास आता है। तो 2n की जगह तो 2³ दिया हो तो 8-1 यानी 7 r-1 आएगा। 7 गुणा r-1 7 गुणा r-1 सेकेंड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा। विच इंडेक्स नंबर यूजेज लेस am ऑफ द क्वान्टिटीज़ ऑफ बोथ ईयर एंड बेस ईयर। मतलब ऐसा कौन सा सूचकांक है जो यहाँ से अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य काम में लेता है बोथ ईयर, करंट ईयर का और बेस ईयर का। बेस ईयर का और करंट ईयर का जो समांतर माध्य काम में लेता है वो आता है हमारे पास यहाँ से मार्शल एडवर्ड सूचकांक। मार्शल एडवर्ड सूचकांक जो है वो यहाँ से बेस ईयर का और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का am काम में लेता है। तो मार्शल एडवर्ड सूचकांक यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। डॉबिश ब्राउले सूचकांक में हमारे पास क्या होता है, डॉबिश ब्राउले सूचकांक होता है am होता है और किस किस का, लास्पेयर और पास्चे का। डॉबिश ब्राउले तो होता है लास्पेयर और पास्चे का am, लास्पेयर और पास्चे का, और मार्शल एडवर्ड होता है यहाँ से बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का am। दोनों में इतना फ़र्क है। अब अगर हमें कहा गया है बेस ईयर की सैलरी हमारे पास यहाँ से 2000 है और करंट ईयर की सैलरी 5000 है, CPI हमारे पास 325 है, तो हमने बताना है मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा और लगेगा इसका। तो बेस ईयर की सैलरी आपको कितनी दी है, 2000। तो जब हमारे पास बेस ईयर में CPI की वैल्यू 100 थी, CPI की वैल्यू 100 थी तो बेस ईयर की सैलरी 2000 थी। अब यहाँ से CPI की वैल्यू 325 हो गई। 325 होने से यहाँ से सैलरी कितनी होनी चाहिए, 2000/100 गुणा 325 यही आएगा। इकाई के नियम से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 6500। बट हमारे पास सैलरी आ कितनी दी है, तो 5000 आ रही है। तो 6500 और 5000 का अंतर कितना होगा, 6500 माइनस 5000 विच इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ से 1500 यहाँ से इसके लिए स्टैंडर्ड लिविंग के लिए भत्ते की और आवश्यकता होगी। यहाँ से हमें y की वैल्यू yt इक्वल टू ab/ct दिया है। तो यहाँ से हमारे पास ये किसका कर्व है, ये गॉम्पर्ट कर्व की इक्वेशन है। तो गॉम्पर्ट कर्व यहाँ से होगा फर्स्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लास्पेयर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू पास्चेस प्राइस इंडेक्स। लास्पेयर का जो सूचकांक है पास्चे के सूचकांक के बराबर है। अगर दोनों ही सूचकांक परस्पर बराबर है तो ये हमारे पास समय उत्क्रमणता परीक्षण, उत्पादन उत्क्रमणता परीक्षण दोनों ही संतुष्ट करेंगे। देन बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई होंगे। अगर लास्पेयर और पास्चे दोनों बराबर है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों ही हमारे पास यहाँ से सेटिस्फाई किए जाएंगे। जनगणना और सेंसस ऑर्गेनाइज वर्क इन द कंट्रोल ऑफ। जनगणना यहाँ से हमारे पास ये किसके लिए, जनगणना संगठन निम्न के नियंत्रण का कार्य करती है। तो किसके निम्न के नियंत्रण में कार्य करती है, किसके नियंत्रण में कार्य करती है, जनगणना संगठन यह कार्य करती है हमारे पास यहाँ से तो प्लानिंग कमीशन इसके लिए करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। जनगणना संगठन के लिए भारत के महारजिस्ट्रार या RGI काम करते हैं। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम हमें बताना है। जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम हमारे पास यहाँ से होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो कि कहता है बिहार की जनसंख्या सबसे अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है बिहार की है। बिहार के बाद में हमारे पास यहाँ से गिरते हुए क्रम में जनसंख्या है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के बाद है यूपी की और यूपी के बाद है राजस्थान की। ये यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये पॉपुलेशन यहाँ से पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग है। जनसंख्या घनत्व में हमने यहाँ से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ से जनसंख्या संख्या के अकॉर्डिंग नहीं है ये। तो जनसंख्या घनत्व में डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, बिहार के बाद में गिरते हुए क्रम में पश्चिम बंगाल की, फिर यूपी की, फिर राजस्थान की जनसंख्या है। और नेक्स्ट अगर यहाँ से हम दें एक ये इन लाइव स्टॉक में भारतीय पशुधन जनगणना हर 5 वर्ष से की जाती है। तो यहाँ से इसमें 5 वर्ष से करेक्ट आंसर होगा।